नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 15वें वित्त आयोग तक चर्चा किया था। इस वीडियो में देखते हैं उद्योग क्षेत्र पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले देखते हैं कर सुधार में जो दो समितियां बनी थी। पहली समिति थी चलैया समिति और दूसरी केलकर समिति। एक कर सुधार में दो समितियां बनी थी। जो चलैया समिति है दोस्तों, यह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए चलैया समिति को बनाया गया था, तथा केलकर समिति अप्रत्यक्ष सुधार के लिए बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों हम उद्योग क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में देखेंगे दोस्तों औद्योगिक नीतियां तथा 1991 की औद्योगिक नीति, औद्योगिक वित्त एवं ऋण तथा औद्योगिक समितियां। विभिन्न औद्योगिक समितियां भी देखेंगे, औद्योगिक नीतियां भी देखेंगे, औद्योगिक समितियां पे भी चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं दोस्तों औद्योगिक नीतियां। एक औद्योगिक नीति बनी थी 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीतियां जो बनी थी नीति, इसकी विशेषता थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। औद्योगिक नीति 1948 की विशेषता थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, तथा इसको प्रस्तुत किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको प्रस्तुत किया था। इसके बाद अगली औद्योगिक नीति है 1956 की औद्योगिक नीति। 1956 की जो औद्योगिक नीति है दोस्तों, इसको प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तथा इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास। भारी उद्योगों का विकास, यह 1956 औद्योगिक नीति की विशेषता या उद्देश्य था। अगली है 1977 की औद्योगिक नीति। 1977 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य था लघु उद्योगों का विकास। लघु उद्योगों का विकास इसका उद्देश्य था, तथा इसको प्रस्तुत किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने इसको प्रस्तुत किया था। इसके बाद अगली औद्योगिक नीति है 1980 की। 1980 की जो औद्योगिक नीति है दोस्तों, यह कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करना था। इस नीति का उद्देश्य था कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करना। इसके बाद 1990 की औद्योगिक नीति में सिडबी की स्थापना होती है। 1990 की औद्योगिक नीति में सिडबी की स्थापना होती है। इसके बाद 1991 की औद्योगिक नीति आती है निर्वातोन्मुख। यह निर्वातोन्मुख इसका उद्देश्य था, तथा यह एलपीजी मॉडल पर आधारित था। इसको प्रस्तुत किया था नरसिंहा राव ने, तथा इसके सूत्रधार थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 1991 की औद्योगिक नीति के सूत्रधार थे, तथा इसको नरसिंहा राव ने प्रस्तुत किया था। यह एलपीजी मॉडल पर आधारित था। तो यही देखते हैं दोस्तों 1991 की औद्योगिक नीति। 1991 की औद्योगिक नीति, इसमें इसकी क्या विशेषता थी? 1991 की जो औद्योगिक नीति है दोस्तों, इसकी विशेषता क्या क्या थी? पहली विशेषता थी उदारीकरण लाना। एमआरटीपी एक्ट 1969 सार्वजनिक उद्योगों का परिभाषित करना, तथा विनिवेशीकरण को बढ़ावा देना, तथा आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक ढांचा आदि 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषता थी। 1991 की औद्योगिक नीति का प्रथम आर्थिक सुधार कहा जाता है। 1991 की औद्योगिक नीति को प्रथम आर्थिक सुधार कहा जाता है। इसके सूत्रधार थे मनमोहन सिंह। इसके सूत्रधार मनमोहन सिंह थे। यह औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को प्रस्तुत की गई, तथा इस नीति के अंतर्गत निम्न सुधार हैं। इसके अंतर्गत निम्न सुधार हैं दोस्तों। पहला है उदारीकरण।
1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत लाइसेंस नीति 1951 को उदार बनाया गया। जो उदारीकरण है इस नीति में, जो 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत लाइसेंस नीति 1991 को उदार बनाया गया और 18 उद्योगों के लिए ही लाइसेंस अनिवार्य किया गया तथा वर्तमान में केवल 4 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, जो एक्ट ईडी के अंतर्गत है, रसायन, तंबाकू, विस्फोट और रक्षा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों एमआरटीपी एक्ट 1969। यह बड़े औद्योगिक घरानों की एकाधिकार प्रभुत्व पर नियंत्रण रखने के लिए केसी दास गुप्ता के नेतृत्व में एक जांच समिति बनाई गई। बड़े औद्योगिक घरानों की एकाधिकार प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए केसी दास गुप्ता के नेतृत्व में एक जांच समिति बनाई गई। इसी जांच समिति ने एमआरटीपी एक्ट 1969 को बनाने की सिफारिश की। यह बड़े घराने, जो बड़े औद्योगिक घरानों की एकाधिकार प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई थी। जब निवेश की सीमा 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ फिर बढ़ाकर अनलिमिटेड कर दिया गया तो इस एक्ट की उपयोगिता समाप्त हो गई। बाद में राघवन समिति 1999 ने उद्योगों में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के गठन की सिफारिश की। इन्हीं के सिफारिश पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम सन 2002 बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन सन 2003 में किया गया। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, आप इसको बताइए दोस्तों। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप इसका जवाब दोस्त कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों की पुनर्संरचना। सार्वजनिक क्षेत्रों की पुनर्संरचना में दोस्तों आता है जैसे परमाणु ऊर्जा, रेलवे, कोर सेक्टर तथा आधारभूत उद्योग, जो 8 हैं। जो आधारभूत उद्योग हैं दोस्तों, कोर सेक्टर, इनका सभी को मिला करके 38% योगदान है। जो कोर सेक्टर दोस्तों 8 हैं आधारभूत उद्योग, यही है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, विद्युत, इस्पात, कोयला, रिफाइनरी, उर्वरक और सीमेंट। सर्वाधिक योगदान सीमेंट का ही है दोस्तों। तो यह है सार्वजनिक क्षेत्रों की पुनर्संरचना के अंतर्गत यही है, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और कोर सेक्टर। अब देखते हैं दोस्तों उद्योगों का पुनरुद्धार किया गया। पुनरुद्धार किया गया जो उद्योगों का, आइए देखते हैं। 1950 में सिक्का लाया गया था। 1985 में सिक्का लाया गया था। रोगग्रस्त या बीमार उद्योग के पुनरुद्धार से यह संबंधित था। सिक्का, जो सिक्का था दोस्तों, यह रोगग्रस्त या बीमार उद्योग के पुनरुद्धार से संबंधित था। सिक्का को 1985 में लाया गया था। इसके बाद अगला उद्धार किया गया था बिफेर। बिफेर सन 2002 में समाप्त हो गया। बिफेर यह 1987 में लाया गया था। यह कार्य यही था, इसका सेम था। तो रोग या बीमार उद्योगों के पुनरुद्धार से यह भी संबंधित था, लेकिन यह 2020 से समाप्त कर दिया गया। अगला 2002 में आता है NCLI। 2002 में यह किया गया, कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह लाया गया था। वर्तमान में यही विचार उद्योग के लिए सर्वे सर्वा बना हुआ है। NCLI वर्तमान में यही चल रहा है। तो उद्योगों के पुनरुद्धार भी किया गया था। सिक्का, बिफेर और NCLI आदि गठित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग की संख्या कम कर दी गई। वर्तमान में केवल 2 उद्योग यानी परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाई है। यानी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग की संख्या कम कर दी गई। वर्तमान में केवल 2 उद्योग परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाई है।
रेलवे भी अब सार्वजनिक क्षेत्र में आने लगा है दोस्तों, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, अभी कम है। कोर सेक्टर या आधारभूत उद्योग की संकल्पना आई। वे उद्योग जो अर्थव्यवस्था के लिए आधार स्तंभ होते हैं कोर सेक्टर कहलाते हैं। वर्तमान में 8 कोर सेक्टर हैं, 8 कोर उद्योग हैं जो हमने आपको बता दिया है। उद्योगों का पुनरुद्धार, ऐसे उद्योग जो अपनी क्षमता से कम निष्पादन करते हैं उन्हें बीमार औद्योगिक इकाइयाँ कहा जाता है। इसके लिए निम्न प्रयास किए गए। आपको हमने बताया था सीका, बीफेर और NCLI आदि हमने उद्योग पुनरुद्धार के लिए हमने आपको बताया। तो अगर कंपनी का वर्गीकरण की बात की जाए दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों, ठीक है। आप बताइए कि महारत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी हैं? महारत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी हैं? आप इसको वर्तमान बताइए, तथा आप बताइए नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दो कि महारत्न कंपनियां कितनी है वर्तमान में तथा नवरत्न कंपनियां कितनी है वर्तमान में। इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके बाद दोस्तों देखते हैं विनिवेशीकरण। विनिवेशीकरण पर चर्चा करते हैं दोस्तों। विनिवेशीकरण, जब सरकारी उपक्रमों का कुछ हिस्सा बेचा जाता है तो उसी को विनिवेशीकरण कहा जाता है। जब सरकारी उपक्रमों का कुछ हिस्सा बेचा जाता है तो उसी को विनिवेशीकरण कहा जाता है। जीवी रामकृष्ण रेड्डी की सिफारिश पर 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई। जीवी रामकृष्ण रेड्डी की सिफारिश पर 1996 में विनिवेश उद्योग की स्थापना की गई। सन 2005 में विनिवेश विभाग बनाया गया। सन 2005 में विनिवेश विभाग बनाया गया। विनिवेश कोष की भी स्थापना की गई। जो कोष था यह 75% औद्योगिक विस्तार के लिए था तथा 25% बीमार उद्योग के पुनरुद्धार के लिए था। यानी सन 2005 में विनिवेश विभाग बनाया गया। विनिवेश कोष की भी स्थापना की गई। जो कोष का 75% हिस्सा है औद्योगिक विस्तार के लिए था तथा 25% हिस्सा उद्योग के पुनरुद्धार के लिए था। इसके बाद DIPAM आया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म। यह विनिवेश से संबंधित सभी निर्णय यही लेती थी। जो विनिवेश से संबंधित निर्णय है इसका सभी निर्णय कि हमें कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे करना है, इसका सभी निर्णय DIPAM लेती है। यह बात की जाए तो एक आयोग आया था 1996 में, विनिवेश आयोग। विनिवेश आयोग 1996 में आया था। इसके बाद सन 2005 में विनिवेश विभाग, विनिवेश कोष बनता है। 75% औद्योगिक विस्तार तथा 25% बीमार उद्योग। इसके बाद DIPAM आता है जो विनिवेश से संबंधित सभी निर्णय यही लेता है। तो 3 तरह से यह कार्य किया। विनिवेशीकरण 1996 में विनिवेश आयोग आया, 5 में कोष बना तथा
DIPM अब सभी निर्णय यही लेने लगा धीरे धीरे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों MSME एक्ट सन 2020, जो 45% रोजगार यहीं से मिलता है। MSME एक्ट सन 2020 के अनुसार उद्योग, इसके बाद अगला देखेंगे निवेश सीमा, फिर करोड़ में, फिर टर्न ओवर करोड़ में देखेंगे। एक चार्ट बना लीजिए। उद्योग में पहले सूक्ष्म उद्योग उसे कहते हैं जिसका निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए है, उसे कहेंगे सूक्ष्म उद्योग। तीनों एक्ट सन 2020 के अनुसार और चौथा वर्तमान में है, इसको देखेंगे बाद में। जो तीनों है तो सूक्ष्म उद्योग की निवेश सीमा है 1 करोड़, यानी 1 गुणे 5 बराबर 5 करोड़ का यह टर्न ओवर कर सकता है। लघु उद्योग का निवेश सीमा है 10 करोड़, 10 गुणे 5 यानी 5 करोड़, यानी 50 करोड़ का टर्न ओवर यह कर सकता है। मध्यम निवेश सीमा 20 करोड़ है और 20 पंचे 100 करोड़ का टर्नओवर यह करता है। वर्तमान में 50 करोड़, बाद में परिवर्तित करके 250 करोड़, बाद में फिर इसे परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में पूरा समझ लीजिए एक तरह से अनलिमिटेड ही है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। इसके बाद देखते हैं औद्योगिक वित्त एवं ऋण। औद्योगिक वित्त एवं ऋण पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऋण। ऋण किसे कहते हैं? ऋण 3 तरह का होता है। ऋण दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला है अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण की अवधि है 15 माह। ऋण 3 प्रकार का है, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। जो अल्पकालिक ऋण की अवधि है 15 माह है, इसका उद्देश्य है कच्चा माल खरीदने के लिए। इसका उद्देश्य है कच्चा माल खरीदने के लिए। मध्यकालीन अवधि है 15 माह से 5 वर्ष तक। इसका उद्देश्य है मशीनों की खरीद के लिए। इसका उद्देश्य यही है, मशीनों की खरीद के लिए। दीर्घकालिक ऋण अगला है दीर्घकालिक ऋण। इसकी अवधि है 5 वर्ष से 25 वर्ष तक। इसका उद्देश्य है औद्योगिक विस्तार के लिए। तो ऋण 3 प्रकार का है दोस्तों, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक। अल्पकालिक अवधि 15 माह, मध्यकालिक 15 माह से 5 वर्ष, दीर्घकालिक है 5 वर्ष से 25 वर्ष तक। इसका ऋण का अवधि सीमा है। इसके बाद देखते हैं औद्योगिक वित्त संस्थाएं। औद्योगिक वित्त संस्थाएं की बात की जाए तो काफ़ी हैं, एक एक पे चर्चा करते हैं। IFCI की स्थापना, इस संस्था की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। IFCI की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। यह अल्पकालिक एवं मध्यकालिक ऋण देता है। यह अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण देता है। इसके बाद ICICI की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। यह भी एक वित्त संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह भी अल्पकालिक मध्यकालिक ऋण देता है। ये भी बैंक वित्त संस्था। IDBI वित्त संस्था की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। इसका मुख्यालय है इंदौर में। यह अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक तीनों को यह ऋण प्रदान करता है। IDBI 1964 में इसकी स्थापना की गई। IDBI का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। IIBI की स्थापना 1997 में स्थित किया गया है। मतलब एक वित्त संस्था है, औद्योगिक वित्त संस्था IIBI। इसकी स्थापना 1997 में किया गया है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यह बीमार औद्योगिक इकाइयों को ऋण देता है। IIBI बीमार को ऋण देता है। इसके बाद सिडबी
SIDBI सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी में किया गया था। सिडबी की स्थापना 1990 में, इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह लघु स्मॉल इंडस्ट्री यानी छोटे उद्योगों को यह ऋण प्रदान करता है। तो दोस्तों हमने कुछ औद्योगिक संस्थाओं पर चर्चा कर लिया। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।